के गुण करो। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण। क्या क्या प्रॉपर्टी दिखाती हैं, जैसे आपने सुना होगा पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन जिसे कहते हैं, इलास्टिसिटी सुना होगा, प्रत्यास्थापकता सुना होगा, आपने कैपिलरिटीज पढ़ा होगा, केशिकत्व वगैरह, प्रेशर वगैरह, डेंसिटी वगैरह। ये वो टर्म्स हैं जो इस टॉपिक से निकल कर आई हैं। पहले मैं बेसिक्स बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा आगे चलूंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे बैठे हैं यहाँ पर जिनको 9th क्लास का यही नहीं पता कि मैटर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अपन फिजिक्स के ऊपर चलेंगे। फिजिक्स के ऊपर मैं बातें करूंगा आपसे कि ये जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं ये किस प्रकार से कार्य करती हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये मार्कर अगर मैं इसको पानी में छोड़ देता हूं तो ये तैरने लग जाता है, तो इस चीज को देखकर आप क्या क्या बता सकते हो, फिजिक्स की कौन कौन सी टर्म्स आप यूज कर सकते हो भी, ये तैरा क्यों है, इसके पीछे का क्या रीजन रहा होगा कि ये तैर रहा है। या फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मार्कर है, मैं इसको ऐसे करता हूं, ये किसी प्रकार से फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, लेकिन ये यहां से फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब क्या प्रॉपर्टी है जो इसको फ्लक्चुएट होने से रोक रही है, क्या प्रॉपर्टी है जो इसको फ्लक्चुएट कर रही है। कहने का मतलब जितनी भी पदार्थ की अवस्थाएं हैं उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है अपन को। जैसे पानी है, पानी जब जमता है तो क्या होता है, पिघलता है तो क्या होता है, उसका आयतन क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है, ज्यादा होता है, ये सारी चीजें जो हैं बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें जो हैं अपन इस टॉपिक में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बेसिक के ऊपर बात करता हूं, इसमें थोड़ा बेसिक मैं क्लियर कर देता हूं, यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। मैटर क्या होता है बेटा, कौन कौन पता है, किस किस को पता है पदार्थ क्या होता है भी। पदार्थ देखो, मैं वो अगर आपको डेफिनेशन बताऊं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर ऑफ, ये इससे कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है, ना ही तो आपको समझ में आएगा ना ही कुछ बात बनेगी। देखो पदार्थ क्या होता है, कोई भी पृथ्वी पर कोई भी चीज उपस्थित है, अगर उसके पास मास है और वॉल्यूम है, क्या बोला मैंने, अगर उसके पास मास है और वॉल्यूम है, मैंने अभी अभी दो बातों के ऊपर डिस्कस किया। अगर किसी भी वस्तु के ऊपर मास यानी कि द्रव्यमान है, वॉल्यूम यानी कि आयतन है, अगर ये दो चीज किसी भी चीज के पास है, इनमें से कोई एक भी हो तो भी काम चलेगा, तो उसको अपन क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मे बी जिसको नहीं पता मैं दोबारा बता देता हूं, मास क्या होता है, मास का मतलब इस मार्कर में कितना मटेरियल लगा हुआ है, इसमें क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, वो उसका मास है। वॉल्यूम क्या होता है, ये मार्कर कितनी जगह घेर रहा है, ये सारा का सारा इसका क्या है, वॉल्यूम है, आयतन है। यानी कि कोई वस्तु, ऐसी वस्तु जो जगह घेरे और कुछ ना कुछ मटेरियल ले रखी हो, चाहे थोड़ा ले रखी हो लेकिन कुछ ना कुछ हो, उसको अपन क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मेरे हिसाब से इससे डेफिनेशन कम मतलब आसान कुछ नहीं हो सकती भाई। कोई भी चीज जो जगह घेरे और उसका वजूद हो, वजूद कब होगा, जब उसके पास कौन होगा, मास होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं अगर ये चीजें अगर आपको नहीं आती हैं तो आप साइंस का एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाओगे। रटने से साइंस नहीं होगी। आप हिस्ट्री को रट सकते हो, पॉलिटी को रट सकते हो, किसी भी चीज को रट सकते हो, जो चीजें समझने की वो समझने से ही होगी। मैथ है, मैथ का अगर आपसे कंसेप्ट क्लियर है, समझते हो, तो ही मैथ के क्वेश्चन होंगे। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जो क्वेश्चन करोगे केवल वो होगा आपसे। सेम साइंस में आपके पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो मैटर वो चीज है जो मास ले और वॉल्यूम ले। सभी को पता है मैटर की अवस्थाओं के बारे में, एक गैस होती है, एक लिक्विड होती है और एक क्या होती है, सॉलिड, ठोस द्रव गैस, सभी को पता है। इसके मेनली 3 स्टेट होती हैं इसकी, वैसे 5 स्टेट होती हैं। जब हम केमिस्ट्री करेंगे तो इसकी 5 स्टेट पढ़ेंगे, चौथी प्लाज्मा, 5वीं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये 5 अवस्थाएं जो होती हैं ये पदार्थ की होती हैं, लेकिन मेनली अपन को कितनी अवस्थाओं के ऊपर डिस्कस करना है, 3 अवस्थाओं के ऊपर। कौन कौन सी, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, मतलब ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ये जो ठोस, द्रव और गैस जो है ये अपनी अपनी प्रॉपर्टीज शो करती हैं कुछ। ठीक है, तो ये बात ही बता देता हूं क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव जो है, सरफेस टेंशन जो है, पृष्ठीय तनाव किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, किसका गुण है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। यानी कि इन तीनों चीजों में से किसका गुण है पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव किसके पास पाया जाता है,
तो मेरे हिसाब से पता है मेरे को, बहुत से स्टूडेंट ऐसे जिनको इतनी बेसिक चीजों का भी नहीं पता है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको करवा देता हूं। देखिए सॉलिड का तो आप सभी को पता होगा, जो जगह भी घेर रहा हो और जिसके पास मास भी हो उसको क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। लिक्विड क्या होता है, जो जगह तो घेर रहा हो, मास भी हो, लेकिन जो वो जगह घेर रहा, जो वॉल्यूम जो हो वो इनडेफिनेट हो। इनडेफिनेट का मतलब अपनी पोजीशन को चेंज कर दे। लेकिन गैस जो है, जो क्या ना घेरे, जगह ना घेरे, जैसे कि ये सारी चीजें जिसके पास वॉल्यूम ना हो, उसको अपन क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। तो मैं कुछ यहां पर लिख रहा हूं, ठोस, ठोस, द्रव, गैस। पहले तो मैं प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करता हूं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी किस किस की है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फलानी प्रॉपर्टी किसकी है। जैसे मैंने अभी अभी लिखा पृष्ठीय तनाव किसकी प्रॉपर्टी है, तो अगर आपको पता होगा तो आप आंसर कर दोगे कि सर जी ये किसकी प्रॉपर्टी है, द्रव की प्रॉपर्टी है। केवल द्रव ही ये प्रॉपर्टी शो करता है। जो टेंशन जो होती है पृष्ठ के ऊपर, वो केवल किसके पास पाई जाती है, लिक्विड के पास पाई जाती है। सॉलिड की ये प्रॉपर्टी नहीं होती। डिटेल में करेंगे, टेंशन मत लेना। ठोस की केवल एक ही प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इलास्टिसिटी, जिसको प्रत्यास्थापत्य कहते हैं। ठीक है बेटा, एक होती है इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब ऐसे खिंच जाए उसको बोलते हैं इलास्टिक। एक होती है इलास्टिसिटी, अपनी पोजीशन को न चेंज करना। फिर सुनना, दोबारा सुनना। एक होता है इलास्टिक, मैंने जैसे रबड़ लिया वो इलास्टिक है, बट इलास्टिसिटी अपनी पोजीशन को चेंज ना करना। जैसे लोहा है, लोहे को आप तोड़ मरोड़ सकते हो, नहीं, उसके पास क्या है, इलास्टिसिटी है। क्या है, इलास्टिसिटी, अपनी पोजीशन को चेंज ना करना। इसको डिटेल में करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, अभी तो मैं थोड़ा वर्बली बता रहा हूं आपको। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, ठोस की। ये द्रव की प्रॉपर्टी नहीं है और गैस की प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जो शो करता है वो कौन शो करता है, द्रव, क्योंकि ये मिड स्टेट ऑफ मैटर है, पदार्थ की बीच की अवस्था है ये। अगर हम गर्म कर देते हैं ठोस को तो ये द्रव में चली जाती है, और गर्म कर देते हो किस में चली जाती है, गैस में। सेम गैस जब कन्वर्ट होती है तो किस में कन्वर्ट होती है, द्रव में। तो इसको मिड स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी भी कौन शो करता है, द्रव शो करता है। सबसे पहले तो सरफेस टेंशन, जिसको आप क्या नाम देते हो, पृष्ठीय तनाव नाम देते हो, मड़ाई जिसको अपन कहते हैं। पृष्ठीय तनाव को या स्थायी तनाव को, इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। जैसे दूध के ऊपर जो मड़ाई आती है ना, वही पृष्ठीय तनाव है। दूध में तो आपको मड़ाई दिख जाती है, लेकिन हर एक द्रव के पास क्या होता है, एक तनाव होता है, पृष्ठीय तनाव। केशिक तव, केशिक तव, कैपिलरिटी, कैपिलरिटी होती है बेटा, आपने देखा होगा जो पहले लालटेन आता था, दीवा आता था, जब आप दीवे को बत्ती से तेल जो है वो कहाँ ऊपर चलता रहता था ना, तो किसकी वजह से गया, कैपिलरिटी की वजह से गया। और नहीं तो बचपन में आपने एक वो एग्जाम्पल देखा होगा, हम पानी निकालते थे ड्रम से या किसी भी टंकी से, तो एक पाइप लेते से मुंह से खींच के पानी को निकाल देते थे। उसमें क्या यूज किया अपन ने, कैपिलरिटी यूज की है। मैं बताऊंगा कैपिलरिटी क्या होता है, बहुत डिटेल से करूंगा, बहुत अच्छे से, मैं गारंटी लेता हूं आपको कभी भी एक भी टॉपिक दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप समझ के करते हो तो। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो पूछते हो तो, नहीं तो आप भाई करते रहना, कभी तक समझ में आपको चीजें नहीं आएंगी। ठीक है भाई, क्योंकि मेरे को तो तभी पता चलेगा, मैं तो अपने जन्म राज्य है रहा हूं कि वहां भी बच्चे तो एक भी चीज को नहीं पूछते, इसका मतलब इन सारी चीज आओ है भाई, ऐसा ही तो सोचूंगा। हाँ, एक दो बच्चा अगर ये कहेगा ना सर इसको दोबारा बताओ थोड़ा, फिर मैं सोचने को मजबूर हूँ, अरे यार मेरे समझाने में कमी रह गई, अगली बार मैं एक अच्छे एफर्ट के साथ आपको बताऊंगा। तो कोशिश किया करो, कुछ चीजें एक दो आप पूछते रहा करो, ठीक है। तो कैपिलरिटी, केशिकताओं के बारे में अपन बताएंगे। उसके बाद फ्लोटिंग, तैरना भी मैं आपको सिखाऊंगा, जिसको पलवन कहते हैं। तैरते कैसे अपन, क्या कहते हैं बेटा, फ्लोटिंग, ये भी करेंगे। और भी बहुत सी प्रॉपर्टी है द्रव की, तो बहुत सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। फ्लोटिंग है और केशिकताओं है, श्यानता भी है, श्यानता, श्यानता, विस्कोसिटी भी इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन गैस की, पर्टिकुलर गैस की, कॉमन गैस की प्रॉपर्टी जो है ना, वो केवल दाब ही है। क्या बेटा, दाब है। लेकिन जरूरी नहीं है दाब केवल इसी की प्रॉपर्टी हो, प्रेशर तीनों चीजों की प्रॉपर्टी है, प्रेशर तीनों चीजों की प्रॉपर्टी है। लेकिन मेनली अपन जो है किस प्रेशर को डिस्कस करते हैं, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ज्यादा ध्यान देते हैं।
दाब जो है अगर आपसे पूछे तो ये सॉलिड की भी प्रॉपर्टी है, लिक्विड की भी प्रॉपर्टी और गैस की भी प्रॉपर्टी है। एक ऐसी चीज और है जिसका नाम है घनत्व, डेंसिटी। मैं इसी से सारे टॉपिक सिखाने वाला हूं आपको, अच्छे से सीख लेना। ये अगर आ गई ना, आप ये मान कर चलो आने वाली आगे आगे की जितनी फिजिक्स है वो इसी के ऊपर बेस हो जाएगी। साउंड का टॉपिक करेंगे तो डेंसिटी काम आएगी, ठीक है। और जितने भी टॉपिक करेंगे ना अपन, तो डेंसिटी का बहुत ज्यादा रोल रहेगा आने वाले टाइम में। ये जितने भी टॉपिक हैं इन सबको किसके ऊपर सिखाऊंगा मैं? डेंसिटी के ऊपर सिखाऊंगा। लगेगा थोड़ा टाइम, लेकिन इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको ये सारे टॉपिक किसके ऊपर बेस करवा दूं मैं? घनत्व के ऊपर बेस करवा दूं, ठीक है। क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बनते हैं। ये सॉलिड की भी प्रॉपर्टी है, लिक्विड की भी प्रॉपर्टी और किसकी भी प्रॉपर्टी है? गैस की प्रॉपर्टी है। स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं किसको लेता हूं? घनत्व के लेता हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, आप क्या जानते हो घनत्व के बारे में? एक छोटी डेफिनेशन से आधी फिजिक्स तो नहीं हो सकती। मैं कहता हूं घनत्व, घनत्व डेंसिटी भी। एक छोटी बात अगर मैं आपको बता दूं तो उससे तो आधी फिजिक्स नहीं होगी भी। सभी को पता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान भाग में क्या भाई? आयतन। इसको मैं क्या कहता हूं? डेंसिटी कहता हूं, द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। ये डेफिनेशन नहीं है, एक भी चीज नहीं कर पाओगे इससे। लेकिन जो मैं डेफिनेशन बताऊंगा वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, ये भी काम आएगी, ये चीज भी काम आएगी। एक तो न्यूमेरिकल में काम आएगी, दूसरी इसकी यूनिट निकालने में काम आएगी, तीसरी इसका डायमेंशन निकालने में काम आएगी, ठीक है। लेकिन इसकी डेफिनेशन सुनना बेटा। मैंने आपको बताया था कोई चीज अगर डायरेक्टली चली जाए तो बराबर होगी, नीचे चली जाए तो वो उल्टी होगी, इनवर्सली होगी। बताया था या नहीं बताया था? यहां पर आपको एक चीज देखने को मिल रही है, द्रव्यमान का मतलब मटेरियल, किसी भी वस्तु में मटेरियल की वैल्यू। आयतन का मतलब जगह घेरना। अरे यही तो है। अरे ये क्या है? मटेरियल की वैल्यू। क्या मैं कह सकता हूं डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? भाई ये चीज नीचे है वॉल्यूम, ये कम हो और कौन ज्यादा हो? मास ज्यादा हो, तो डेंसिटी क्या होगी ऑटोमेटिकली? डेंसिटी किसकी ज्यादा कहूंगा? मैं कहता हूं भी कोई भी वस्तु अगर जगह तो कम घेरे और मटेरियल क्या ले रही हो? ज्यादा ले रही हो, उसको क्या कहते हैं भी? हाई डेंसिटी कहते हैं। इसका उल्टा होगा तो लो डेंसिटी हो जाएगी। कंसेप्ट पूरा हाई और लो पे ही बनेगा, इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, इसकी बजाय आप एक डेफिनेशन लिख लो। क्या डेफिनेशन लिखो? कोई वस्तु जगह कम घेरे, जगह कम घेरे, लेकिन मटेरियल माल मसाला जो है वो ज्यादा रखे, उसको मैं क्या कहूंगा? उस वस्तु को मैं क्या कहूंगा? हाई डेंसिटी कहूंगा। क्या कहूंगा भी अच्छी डेंसिटी है उसकी। डेंसिटी क्या है? अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं भाई 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, किसमें वजन ज्यादा? दोनों में ज्यादा है, दोनों में ज्यादा है, दोनों में बराबर है। कुछ सोच रहे होंगे नहीं सर लोहे में ज्यादा है, रुई तो नहीं। मैंने कहा 1 किलो, फर्क किसमें है? ये तो 1 किलो कितनी बहुत ज्यादा जगह घेर रही है और ये 1 किलो कम जगह, मतलब किसकी डेंसिटी ज्यादा है? वजन में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस किसमें है? मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये मजबूत भी तो ज्यादा हो गया। इसकी डेंसिटी कम है, कोई फेंक का मार दे 1 किलो रुई ने लागेगी, और 1 किलो रो ना कोई मारे तो आपके सिर फट जाएगा। अरे ऐसा ही तो है। क्या मैं कह सकता हूं डेंसिटी का मतलब क्या है? अरे मजबूती से है। अरे कोई भी वस्तु अगर आपको हार्ड बनानी है, मजबूत बनानी है, तो क्या मैं कह सकता हूं उसकी डेंसिटी को बढ़ा दो, और थोड़ा हार्ड लेके चलूं, और थोड़ा अच्छा लेके चलूं? देखो बेटा, 3 चीज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोई भी चीज जो सॉलिड होगी ना, उसके मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड पाएंगे। क्या पाएंगे बेटा? क्लोजली पैक्ड। जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या है? क्लोजली पैक्ड है। जितने ज्यादा पैक होंगे उतनी जगह क्या करेंगे? कम घेरेंगे। ज्यादा पैक
ज्यादा पैक, जगह क्या घेरेंगे, जगह कम का मतलब क्या, आई डेंसिटी। आई डेंसिटी का मतलब क्या, मजबूती। अब भाई सॉलिड में भी तो अलग अलग टाइप के होते हैं, ये भी सॉलिड है और ये दीवार भी सॉलिड है। एक इसमें हाथ मारो, एक मुक्का मारो इसमें, और एक मारो दीवार में, कहां ज्यादा लगेगा, क्यों, क्यों, आपको ये नहीं कहना ये मजबूत ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा। मैं दोबारा कह रहा हूं, साइंस पढ़ रहे हो आप, साइंस को मतलब नहीं है आपने क्या सीखा, आपसे मतलब है कि ट्रम को कैसे सीखा आपने, बोलो आया ना। तो डेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगी, मजबूत होगी। लिक्विड है, लिक्विड में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े दूर होते हैं, थोड़े थोड़े क्या होते हैं, दूर होते हैं, गैप होते हैं, ज्यादा पैक नहीं होते, कम पैक होते हैं। तो कम पैक होंगे तो जगह क्या करेंगे, अरे भाई अगर कम पैक होंगे तो जगह क्या करेंगे, ज्यादा गिरेंगे। अगर ज्यादा गिरेंगे तो डेंसिटी क्या होगी, बोलो है ना। इधर गैस, गैस तो बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल होते हैं, देखो भाई, कोई दिक्कत है पानी में हाथ डालना, रोकेंगे मॉलिक्यूल, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल पास पास हैं। दीवार में जाएगा हाथ, क्यों, मॉलिक्यूल बहुत मजबूत है, यानी कि इसकी जो डेंसिटी होगी वो वेरी लो होगी, वेरी लो डेंसिटी होगी। किसकी भाई, गैस की। तो यहां से एक चीज मेरे को समझ में आ रही है, सर जी डेंसिटी का मतलब आपने किससे बताया है, मजबूती से बताया है, और मजबूती का मतलब मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग, जिसकी ज्यादा बॉन्डिंग वही मजबूत, उसी की डेंसिटी। क्या मैं कह सकता हूं डेंसिटी ज्यादा किसकी है, अरे क्या मैं कह सकता हूं डेंसिटी ज्यादा किसकी है। यहां पर बन गए आपके 10 से 12 क्वेश्चन, इस बात से आपके 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से और गहराई से सिखाने वाला हूं, 2 मिनट के लिए अगर ये बात समझ में ना आई हो तो दोबारा पूछ लेना कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा कैसे हुई। रटना नहीं है किसी भी चीज को, क्योंकि यहां पर अगर मैं आपको रटवा देता हूं, रटो बेटा सॉलिड की ज्यादा, लिक्विड की उससे कम, और गैस की उससे कम, फिर आगे सीखने में फिर दिक्कत होगी। और हमें सीखना है, पढ़ तो हम बहुत दिन से रहे हैं, बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो जहां भी प्रॉब्लम आए वहीं पर बता देना, सॉलिड की ज्यादा, लिक्विड की, और फिर किसकी, गैस की। क्यों कम ज्यादा मैंने आपको बता दिया, डेंसिटी का क्या रोल है, जगह का क्या रोल है, ये सारा मैंने आपको फंडामेंटल समझा दिया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। कई बार क्वेश्चन कैसे आते हैं, 1 मिनट के लिए इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन डालता हूं मैं आपके लिए, जैसे कि मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूं, आप लिख लेना। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, निम्नलिखित में से किसकी डेंसिटी ज्यादा है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है या कम है, निम्न में से किसकी डेंसिटी, किसकी डेंसिटी ज्यादा या कम है, ठीक है। डेंसिटी पूछिए जाता है, ऑप्शन वो 2 टाइप से दे सकता है, ए बी सी डी। क्या क्या ऑप्शन दे सकता है, देखो एक तो ऑप्शन दे सकता है इस तरह, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, आप टिक कर दोगे, सॉलिड की ज्यादा और लिक्विड की, गैस की कम। अब फिर दूसरा टाइप क्या कर सकता है, इनके अंदर और क्या कर सकता है, अब ये कर सकता है, पानी, पानी, बर्फ, भाप, नन ऑफ दीज, या उपरोक्त सभी, आल। अब किसकी डेंसिटी ज्यादा, किसकी, किसकी डेंसिटी ज्यादा, पानी की। इस कंसेप्ट को 1 मिनट के लिए होल्ड पे रखता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको होल्ड पे रख दिया है। इसकी जगह पे मैं क्या करता हूं, बर्फ की जगह पे क्या ले लेता हूं, लोहा ले लेता हूं। अब आंसर किसको करोगे ज्यादा, कम किसकी करोगे, भाप की, क्योंकि भाप क्या है, गैस है। अब मैं थोड़ा और अंदर चलता हूं, यहीं पर मैं क्या करता हूं, लोहा, इस्पात, चांदी, हीरा। अब डेंसिटी किसकी ज्यादा, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा मजबूत है। मैं हीरे को हटा देता हूं, अब किसकी डेंसिटी ज्यादा, अब किसकी,
अब आपको पता नहीं है कि सर हमें मजबूती का पता नहीं है, स्टील की मजबूती ज्यादा होती है लोहे की? बेटा स्टील की ज्यादा होती है, स्टील की डेंसिटी ज्यादा होती है, स्टील की डेंसिटी ज्यादा होती है। कल ही को मैं आपको सारी डेंसिटी बताऊंगा किसकी डेंसिटी कितनी होती है, साउंड के टॉपिक में भी काम आएंगी। इससे भी ज्यादा अगर धातुओं की बात करूं ना, मैं यहां पर सॉलिड के लिए लिख रहा हूं, कुछ मेटल लिख रहा हूं, ताकि आपको हमेशा कंफ्यूजन ना बने। डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? एल्यूमिनियम Al। वैसे तो सबसे ऊपर कौन है? ईरा। तो ये तो आप ऐसे ही ठोक दोगे, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद क्वार्ट्ज, इस्पात, स्टील, लोहा, शायद अब्रक होता भाई हिंदी में। धातु है मेटल एक, ठीक है, कंपाउंड एक, ठीक है। तो डेंसिटी के बारे में बता रहा हूं क्योंकि ये कई बार है ना सीरीज में जैसा आ जाता है, उससे नीचे तो आप ना मजबूती देख के पता कर लोगे भी ये मजबूत है। आपसे कह दे लकड़ी लोहा, इनमें से कौन ज्यादा है, तो आप कह दोगे सर लोहा ज्यादा है। बट ये सारी मेटल दे दे, उस टाइम पर हम मजबूती का पता नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने आपको सॉलिड के बारे में आपको बता दिया। यहीं पर मैं सारे के सारे एग्जाम्पल, चारों के चारों एग्जाम्पल लिक्विड से दे देता हूं। किससे दे देता हूं? सारे के सारे द्रव। अब फिर फंस गए, लो लिखो, पानी, समुद्र पानी, बारिश का पानी, ये सारे के सारे जितने भी दे रहा हूं, ये सारे कंपिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और एक दे देता हूं मैं, ये आपका आरओ का पानी। सबसे ज्यादा और सबसे कम दोनों बतानी है आपको आंसर। भाई सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है? किस भाई? बिल्कुल, क्योंकि समुद्र के पानी में नमक है, और नमक होने की वजह से वो क्या हो जाएगा? डेंसिटी हाई हो जाएगी। सबसे कम किसका दिख रहा है? आरओ या बारिश? इसमें कंफ्यूजन हो गया आपको, आरओ या बारिश? आरओ का, बिल्कुल ठीक है। वैसे हालांकि दोनों बराबर ही होता है। सबसे शुद्धतम पानी कौन सा है? बारिश का पानी। लेकिन आरओ का पानी में से और भी डिस्टल कर दिया जाता है, उसमें तो सारी चीजें निकाल दी जाती हैं। बारिश के पानी में तो फिर भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट जो होता है वो बाहर ही रहते हैं, लेकिन आरओ का पानी में तो सब कुछ निकाल दिया जाता है। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरओ। अब चलो 1 मिनट के लिए गैस का और एग्जाम्पल दे देता हूं और यहीं पर इसको खत्म करता हूं। ये बेसिक चीजें हैं, इतना ज्यादा डीप में ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं पर देता हूं ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। सबसे कम तो भाई सबसे पता, सबसे हल्की गैस है। ठोक दिया होगा आंसर आपने, पता मेरे को। सबसे भारी पक्का? क्यों नाइट्रोजन नहीं है? ठीक है, बोलो है ना, मास किसका ज्यादा है? ये कंसेप्ट तो केमिस्ट्री से आएगा, ये कंसेप्ट तो किससे आएगा? केमिस्ट्री से आएगा। अब आप कहोगे कि सर हीलियम का दो, देखो मैं बता देता हूं, दो चीज होती है, एक एटॉमिक नंबर, एक एटॉमिक मास। फिर सुनना, एक एटॉमिक नंबर, एक एटॉमिक मास। मास एटॉमिक नंबर का लगभग दुगना होता है, दुगने से एक भी अधिक हो सकता है, ठीक है। ये केमिस्ट्री में सिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि यहां पर मैं आपको ये चीजें नहीं सिखा सकता। ये आपको देखना पड़ेगा मास किसका ज्यादा है। तो मास किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का। किस किस को नहीं पता इन चीजों का? पता ही नहीं, कुछ ही नहीं पता इनके बारे में। मतलब एटॉमिक मास, परमाणु संख्या और परमाणु भार के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में करेंगे अपन इनको, यहां पर मैं नहीं करवा सकता इसको, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं, अगर मैं फिर वही ये करवाने लग गया तो ये रह जाएगा, ठीक है ना। हाँ, वैसे 20 एलिमेंट तो आपको शायद याद रहने चाहिए, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, अगर कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम कर रहा है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं साइंस आपको, मैं फिर कह रहा हूं, ऐसी करवा के जाएंगे, कभी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा पढ़ने की, ठीक है। रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन लगाना, किसी भी बुक को उठाना, क्वेश्चन लगाना, सारे के सारे लगेंगे, चाहे आपको वो ना आता हो, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन करने का मतलब ये होता है, थ्योरी आपकी अच्छी है, फिर आप उसको अच्छे से समझो और आंसर डाल लो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो हाँ या ना। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा, किसकी डेंसिटी कम, मेरे हिसाब से बता दोगे। एक पॉइंट और लिखना है यहां पर, मैं मार्क कर रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। डूब जाए, तैर जाए, 2 पॉइंट लग लेना। जो डूब जाए, क्योंकि पानी के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो वस्तु
डूब जाए उसकी डेंसिटी क्या होगी? किसकी? डूबने वाली की। और जो तैरे ऊपर रहे उसकी डेंसिटी क्या होगी? लो, फिर सुनना, जो डूब जाए उसकी डेंसिटी क्या होगी और जो तैर जाए उसकी डेंसिटी क्या होगी? इतने क्वेश्चन आते हैं ना इस कंसेप्ट से, बस इतना ही कंसेप्ट लिखना है, इससे ज्यादा आपको लिखना नहीं है। क्वेश्चन मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं। जैसे कि आपसे कहेगा कि पानी के ऊपर तेल तैरने लगता है, क्यों? डेंसिटी किसकी? गलत मत करना, तेल की कम है। मैंने अभी भी कहा ना, तैरेगा कौन? जिसकी डेंसिटी, डूबेगा कौन? ठीक है, तो डेंसिटी के ऊपर ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए, किसी को डुबा दे, किसी को मतलब ऊपर रख दे, किसी को तैरने लगवा दे, एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। ये तेल वाला और पानी वाला तो बहुत पुराना एग्जाम्पल हो चुका है। चलो अब एक मैं देता हूं, एक आयरन की गोली पानी के अंदर डूब जाती है लेकिन पारे के ऊपर तैरती है। पारा मरकरी के ऊपर तैरती है, क्या आंसर आएगा? बस अरे मैंने क्या कहा, अगर कोई चीज ऊपर तैर रही है, तैरगी मतलब नीचे वाली की डेंसिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। भाई मैंने क्या कहा, अब ये पानी है, अगर पानी के अंदर कोई वस्तु डूबगी तो पानी की कम होगी और डूबने वाली की, अगर पानी के ऊपर कोई वस्तु तैर गई तो तैरने वाली की कम और नीचे वाली की, खेल खत्म भाई। ऐसे क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है। एक क्वेश्चन आता है, एक बड़ी जहाज पानी के ऊपर तैरती है बट एक छोटी कील पानी के अंदर क्या हो जाती है? डूब जाती है। क्या हो जाती है? डूब जाती है। वो रिलेटिव डेंसिटी होती है, मैं सिखाऊंगा अभी आपको। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? सापेक्ष घनत्व क्या होता है? पानी के रिस्पेक्ट में किसी वस्तु का घनत्व। बात वही है, बात वही है, डूबना या तैरना। आप आंसर अगर ठोक दो ना, डायरेक्ट ठोक दो कि जो जहाज जो थी उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, लेकिन जो कील थी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। आपका आंसर कोई गलत नहीं कर सकता इस धरती में। लेकिन आपके मन में कंफ्यूजन आ जाएगी कि सर ने भी अभी बताया था कोई वस्तु बड़ी होगी तो वह डूबनी थी, जहाज की डेंसिटी क्या होनी थी? ज्यादा होनी थी। कील की क्या औकात है जहाज के आगे? बट एक चीज और निकल के आती है जिसका नाम होता है रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व। उसके बारे में सिखाऊंगा अगली स्लाइड में, सापेक्ष घनत्व सीखेंगे। जब से पहले, उससे पहले यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, बोलो भाई। सापेक्ष घनत्व बताएंगे और ये वाला कंसेप्ट बताएंगे कि बर्फ के फॉर्म में ऐसा क्यों हुआ। ऐसा क्या हुआ कि यहां पर मैंने क्या कहा कि कौन सी डेंसिटी ज्यादा होनी किसकी चाहिए थी, लेकिन हुई किसकी? क्यों? वो वाला कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पानी एक ऐसी वस्तु है जिसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और सभी वस्तुओं की डेंसिटी 0 पर क्या होती है? मैक्सिमम होती है। पानी के अंदर एक अपवाद है। क्या एक पानी के अंदर अपवाद है? इसको याद करना पड़ेगा। इसके लिए हाँ, हालांकि मैं इसको सिद्ध कर सकता हूं कि भाई एक पानी की बर्फ ले आओ, बर्फ को डुबा के देख लो, पानी में तैरने लगेगी, ऐसे ऐसे करके मैं सिद्ध कर सकता हूं प्रैक्टिकली। ठीक है, थ्योरेटिकली इसको लिखवाने का मतलब ही नहीं है। बस आपको यही बात याद रखनी है, पानी और बर्फ की फॉर्म में, पानी और बर्फ की फॉर्म में ये सारा कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया ये गड़बड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि पानी का जो मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है वो कितने डिग्री सेल्सियस होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। हालांकि होना कितने पे चाहिए था? 0 पर। लेकिन पानी एक अपवाद है, इसीलिए पानी वाला कंसेप्ट मैं पूरा सिखाऊंगा कि सरू में बर्फ को जब डालोगे तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पानी के गिलास का आयतन बढ़ेगा घटेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। उससे पहले 1 मिनट के लिए इसको कर लेना, क्या कर लेना? मास अपॉन वॉल्यूम। मास का मतलब किलोग्राम, वॉल्यूम का मतलब मीटर की क्यूब। यूनिट कितनी आ जाएगी? किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। अगर इसका डायमेंशनल बढ़ाऊंगा तो m1l-3t0, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा, क्योंकि मैं हर एक चीज का डायमेंशन फार्मूला आपको साथ के साथ करवाता चल रहा हूं। 1 मिनट के लिए रिलेटिव डेंसिटी बता देता हूं आपको। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? क्योंकि हालांकि आपको ना दिक्कत कभी नहीं आएगी, मैं गारंटी लेता हूं। आप डायरेक्ट ठोक देना कि सर उसकी डेंसिटी कम थी उसकी ज्यादा थी,
लेकिन 1 मिनट के लिए पानी के सापेक्ष होती है। ठीक है, सापेक्ष का मतलब क्या होता है? रिलेटिव। लिख लेना डेंसिटी फॉर्म ना, मतलब डेफिनेशन लिख लेना। पानी के सापेक्ष, पानी के सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटिव में, पानी के साथ किसी भी वस्तु का घनत्व क्या कहलाता है? रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है। मैंने क्या कहा? मैंने यहां पर तो लिखा वस्तु का घनत्व किस पे रिस्पेक्ट में? बाई पानी का घनत्व। ये जो होती है ना, ये आपकी रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है। ये आपकी क्या कहलाती है? रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है, सापेक्षता कहलाती है। ठीक है, नो डायमेंशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में पूछी गई थी। सापेक्ष घनत्व का डायमेंशन क्या होता है? तो घनत्व का डायमेंशन मत ठोक देना, क्योंकि ये घनत्व क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। डायमेंशन तो डायमेंशन ही होता है, किसी का डायमेंशन हो तो डायमेंशन नहीं होगा, नहीं कोई यूनिट होगी। ठीक है, यूनिट लेस क्वांटिटी होगी, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये यूनिट कैसे निकालते हैं, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहली क्लास देख सकते हो, उसमें मैंने आपको सिखा रखा है। अब 1 मिनट के लिए सापेक्षता के ऊपर बात करता हूं। एक पॉइंट लिख लेना, पॉइंट यही लिख लेना जो मैंने अभी लिखवाया था, 4 डिग्री सेल्सियस वाला। कितने डिग्री वाला? 4 डिग्री सेल्सियस वाला। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही जल्दी जल्दी बता देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ये देखो, ये पानी है। ठीक है, पानी के अंदर आइस को डालता हूं मैं, वो क्या करने लग जाती है? तैरने लग जाती है। उसका आंसर तो आपको मिल गया। क्या मिला उसका आंसर? पानी का घनत्व किससे? क्यों? इसकी जो डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम कहां पर होती है? 4 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर मिल गया या नहीं मिल गया? अरे बोलो, आया ना? वो जो अपवाद मैंने आपको बताया था उसका आंसर मिला या नहीं मिला? ठीक है, अब सुनना, ये जो 4 डिग्री सेल्सियस है ना, ये बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट करेगा। परेशानी कहां पर क्रिएट करेगा? देखो, नॉर्मली होता क्या, जैसे ही आप बर्फ की आइस का कोई भी क्यूब लोगे और वो इस पानी में डालोगे, पानी में डालना, आप घर पे जाना, एक कांच का गिलास लेना, पानी लेना उसमें, ठीक है, और उस पानी के जो वॉल्यूम है उसको क्या कर लेना? मार्क कर लेना। वॉल्यूम का मतलब जगह घेरना। ठीक है, जैसे ही आप बर्फ घेरोगे तो ऑटोमेटिकली बात है भाई, सिंपल सी बात, कोई भी वस्तु घेरोगे तो एक बार तो आयतन बढ़ेगा। ठीक है, मान के चलो जैसे ही ये बर्फ डाल लिया आपने, ये आयतन कहां पर पहुंच गया? यहां पर। ठीक है, सिंपल सी बात, एक सिंपल कंसेप्ट होता है, किसी भी वस्तु को जब आप पिघलती है, वो मतलब वो मेल्ट होती है, तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। कई वस्तुओं का आयतन घटता भी है। दोनों कंसेप्ट होते हैं। ये वाला कंसेप्ट भी मैं थोड़ा आगे चल के आपको सिखाऊंगा कि किन किन वस्तुओं को मेल्ट करने पर उसका आयतन बढ़ेगा, किन वस्तुओं को मेल्ट करने पर उनका आयतन घटेगा। आयतन का मतलब जगह घेरना। ठीक, यहां पर क्या होता है? दो चीज होती है भाई, के तो घट जा के बढ़ जा, लेकिन इसकी फॉर्म में क्या होगा? ये 4 डिग्री के करेगा, जो दो चीज करेगा, पहला बढ़ेगा फिर घटेगा। तो आप ये कहोगे यो की सिस्टम था जी, के तो बढ़े लेते के घटाए लेते। यो क्यों होता है? जैसे ही आप डाल दोगे ना बर्फ ने इसको आइस क्यूब में, जैसे जैसे ये 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ पहुंचेगा ना, वैसे वैसे ये आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। कहां तक? 4 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही जाएगा ये, जब तक बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही 4 डिग्री हो जाएगा उसके ऊपर टेम्परेचर आएगा, ये घटना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन लास्ट पोजीशन में वापस कहीं पर, कहां पर चला जाएगा? जहां पर ये आयतन था, सेम रहेगा। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम तो दोबारा पूछ लेना, मैं फिर बताता हूं भाई, आपको क्वेश्चन फॉर्म में लिखवा दूंगा, कंफ्यूजन ना हो। बर्फ डालने पर, पानी में बर्फ डालने पर पानी के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला पॉइंट, बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। इस बात भाई, कोई भी वस्तु आप गिराएंगे तो बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा? घटेगा। लेकिन आपको यह भी बात याद रखनी है, बढ़ेगा कब तक? 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि मैक्सिमम डेंसिटी कहां पर होती है? यहीं पर। फिर क्या होगा? घटेगा, और फिर वापस कहीं पर, कहां पर चला जाएगा? जहां पर था वहीं पर हो जाए। 3 लाइन लिख लेना, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, लास्ट में क्या हो जाएगा? उसी पोजीशन पर पहुंच जाएगा जहां पर था। और ये घटत बढ़त क्यों हुई भाई? कोई आपसे क्वेश्चन पूछे क्यों घटा बढ़िया, ऐसा क्यों है? या तो घटे लेता या बढ़े लेता, ऐसा क्यों हुआ? वो वाला जो कंसेप्ट है वो।
बोलो, एक कंसेप्ट और सिखाता हूं यहीं पर रिलेटिव डेंसिटी के अंदर ही, यहीं पर बर्फ और पानी वाला। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, नहीं तो डायरेक्ट लिख लेना, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, बराबर। लास्ट का मतलब पूरी तरह से जब आइस मेल्ट हो जाएगी पूरी तरह से। और इसका तो भाई सिंपल सा बात मैंने आपको बता दी, एक आइस क्यूब लियो और पानी के गिलास में डालियो, मार्कर से उसने मार्क करियो, ऑब्जर्व करियो, ठीक है, पहला बढ़ेगा फिर घटेगा, देख लियो, अपने आप पता चल जाएगा, प्रैक्टिकल कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। इधर देखो, ये 4 डिग्री सेल्सियस यहां पर फिर दिक्कत देगा। दिक्कत क्या देगा भी, कोई भी वस्तु, एक आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था फ्लोटिंग का सिद्धांत, मैं आगे करवाऊंगा। उसमें उसने कहा था कि कोई भी वस्तु जब तैरेगी, जब वो अपने हिस्से का 50% क्या कर लेगी, डुबो लेगी, या फिर कोई भी वस्तु जब तैरेगी जब वो अपने हिस्से का अपने बराबर पानी को हटा देगी। मैं कब तैरता हूं, मैं पानी में जब तैर पाऊंगा जब मेरे अंदर जितना वजन है उतना ही पानी में हटा देता हूं। अगर मैं उतना पानी नहीं हटा पाऊंगा तो मैं तैरे नहीं पाऊंगा। नाव कैसे तैरती है, नाव जब तैरेगी जितना ऊपर वजन है उतना ही उसके नीचे होना चाहिए, मतलब 50 नीचे 50 ऊपर। आप देखोगे जो बड़ी बड़ी नाव होती है ना, उनके नीचे भी नीचे तक बना होता है, जितनी ऊपर उतनी नीचे, क्योंकि आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता ही ये है कि वेट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, परसेंटेज क्या होना चाहिए, बराबर। अगर मैं इसके अंदर लकड़ी का टुकड़ा डालता हूं तो 50 ऊपर होगा 50 नीचे रहेगा तो तैरेगी। कई आपने बहुत बड़े स्विमर देखे होंगे, तैराक जिन गया अगर वो क्या करें, अपना अपना फ्लोट कर ले हैं। फ्लोट कैसे कर ले, ऐसे लेट जाते हैं, वो तैरते हैं ना, हाथ पैर भी नहीं मारते। कैसे, क्यों होता है ऐसा, क्यों होता भाई, कैसे तैर लेते हैं वो, नहीं भाई हवा हुआ कौन भरे हैं, वो यो वाला कंसेप्ट फॉलो करें, निर्जीविता, 50 अंदर 50 बाहर। आप ये कहोगे जियो तो कौन ही होगा, नहीं होगा तो तैर भी कौन पाओगे, 50 अंदर 50 बाहर, ये वाला कंसेप्ट अगर वो फॉलो कर लेता तो वो तैर जाएगा। अपन कैसे तैरते हैं, अपन तैरते हैं अपने अंदर मान के चलो 80 kg वेट है तो अपन 80 kg पानी को हटाकर तैरते हैं, ऐसे हटा के। आप ये कहोगे ना सर इतना तो कौन ही हटा, एक हाथ में 80 किलो तो कौन ही आओ पानी, उतना आप अंदर भी तो डूब रहे हो, अंदर भी तो डूब रहे हो, बोलो है ना, कुछ जितना अंदर जाओगे उतना हाथ को कम मारोगे आप। कंसेप्ट ये फॉलो होगा, 50 ऊपर 50 बर्फ में नहीं होगा। क्यों, यहां पर क्या होगा, ये आपका बिक्कर है, ठीक है, बर्फ में क्या होगा, नो नीचे एक, फिर कह रहा हूं मैं, बर्फ में क्या होगा, 1/9 तो क्या करेगी, तैरेगी, और 9/10 क्या होगी, डूबेगी। अरे यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, मतलब 9 हिस्सा तो नीचे डूबेगा और एक उस हिस्सा तैरेगा। 1/9 कर दिया गे, 1/10, 1/10, 10 में तो एक हिस्सा तैरेगा और 9 हिस्सा डूबेगा। और होना क्या चाहिए था, तैरने का नियम यही कहता है, आर्किमिडीज का जो फ्लोटिंग का सिद्धांत है वो यही कहता है कि आप 50-50 होने चाहिए, लेकिन किसको छोड़कर, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, चाहना नहीं पड़नी चाहिए। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, लेकिन दोबारा नहीं पढ़ना भी इन चीजों को दोबारा मत पढ़ना भी, फिर कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलिएगा अभी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।